नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार हो ही गया। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शंभू संभल कर हर एक कदम रखता है। इतनी नज़र रखने के बावजूद भी सोना का कुछ पता नहीं चल रहा था। शिव जैसे कहता है, ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें बुआ जी से सच पता करना होगा और उन्हें ही हमें सबूत भी मिलेगा। जय और शिव दोनों बुआ जी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। वो सोना की शादी गगन से करके उसे मारकर सारी दौलत अपने नाम करना चाहता है। तभी उसके चेहरे पर सोना के गायब होने का कोई दुख नहीं है। बुआ जी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। आप जाओ और उनसे ये पूछो कि मौली का कुछ पता चला, और अगर नहीं चला तो हम पुलिस के पास जाएं। मुझे पता है वो जाने से मना कर देंगे। बुआ जी शंभू से कहती हैं, क्या हुआ, कुछ पता चला मौली का? नहीं चला हो तो हम पुलिस के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेंगे मौली का पता लगाने में। नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं हूँ ना, मैं खुद पता लगा लूँगा, तुम जाओ अपना काम करो। बुआ जी को यकीन हो जाता है शिव की बात पर और वो उन दोनों को कहती है, भैया ने जो कुछ भी अब तक किया है मैं सब आपको बता दूंगी और बदले में तुम लोग ये सारी दौलत मुझे दे दोगे। बोलो मंजूर है? ठीक है, पर पहले मौली का पता लगाते हैं, वो मिल जाए उसके बाद सब आपका होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि भैया ने मौली को कहाँ रखा है, मगर उनका एक बहुत खास आदमी है मोहन, उसे सब पता होगा। वो हर एक काम करता है भैया का, ज़रूर इसमें भी उसी का हाथ होगा। इस समय वो पब में होगा, ठीक है, वो हमें मिलेगा। सोना का बुरा हाल हो रहा था। गगन सोना को तंग करने की हर कोशिश कर रहा था जिससे वो शादी के लिए मान जाए। वो सोना को कहता है, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, तुझे पाने के बाद मैं तुझे प्यार से मारूंगा और हाँ, तेरी सारी दौलत को भी संभाल कर रखूंगा। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, समझी? मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, समझा? मुझे जाने दे। अच्छा, अगर तू नहीं मानी तो मैं उस शिव को मार दूंगा। मुझे पता है तो उससे बहुत प्यार करती है, नहीं करनी मुझे कोई शादी। ठीक है, गगन अपने आदमियों को कहता है, जाओ शिव को मार डालो। नहीं, उसे कुछ मत करो। शिव किसी भी तरह सोना तक पहुंच जाता है और वो रूही के साथ में बैठे हुए था। रूही उसे पूछ रही थी, कुछ पता चला या पुलिस को रिपोर्ट करें? अच्छा ठीक है, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। रूही जाने लगते तो टेबल से टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है। शिव जल्दी से रूही को बेड पर बैठाता और कहता है, ध्यान नहीं रख सकती हो? बच्ची हो क्या? पहले ही बहुत टेंशन है, समझती क्यों नहीं हो? चलो मैं दवाई लगा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और समझ, मैं सब गई हूँ। पहले मेरे सिवाय कुछ नहीं दिखता था तुम्हें और आज तुम्हें मेरा दर्द तक नहीं दिखता। चले जाओ यहाँ से, मैं खुद दवाई लगा लूँगी। शिव कमरे से बाहर आ जाता है, उसे बाहर जय मिलता है। जय कहता है, चल शिव, पुलिस स्टेशन चलते हैं, यहाँ की पुलिस को शायद कुछ पता शंभू के बारे में। चलो, दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जय पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है, मेरा नाम जय और मैं केस की तहकीकात के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं शंभू पर कोई केस दर्ज है या नहीं? इंस्पेक्टर कहता है, हाँ बहुत सारे हैं, मगर हर बार सबूत ना होने की वजह से बच जाता है। क्या आपको पता है उसके खास आदमी मोहन के बारे में? हाँ, वो शंभू का हर एक राज जानता है, मगर वो आज तक हाथ नहीं आया है। क्या आपको पता है वो कहाँ मिल सकता है? वो हर रात पब में आता है, ठीक 9 बजे। हम वहीं चलते हैं, वो हमें पब में ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। अब शिव कहता है, हम कैसे पकड़ेंगे उसे? वो बहुत चालाक है। जय कहता है, पर हमसे नहीं। उधर सोना को गगन परेशान करता है और कहता है, जल्दी तैयार हो जा ताकि शादी के बाद मैं करोड़पति बन सकूं। पंडित जी भी वहाँ जाते हैं। गगन वहाँ खड़ी पार्लर वाली को कहता है, तैयार करो इसे और जल्दी मंडप में लेकर आओ। गगन फेरों पर बैठ जाता है। रूही की याद शिव को आती है और वो रूही के पास जाता है। रूही रो रही थी। शिव रूही के सर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो रूही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो तुम पर चिल्ला दिया। कोई ना, मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो रूही। और रूही को गले से लगा लेता है। रूही शिव को अपनी बाहों में भर लेती है और उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिव, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना शिव। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा वादा है हम बहुत जल्द घर वापस जाएंगे। अब तुम
सो जाओ। शिव जय के साथ पब जाने के लिए निकल जाता है। ये बात शंभू को पता चल जाती है और वो उन दोनों के पीछे अपने आदमी लगा देता है। शिव और जय ये बात नहीं जानते थे। सोना भी वहाँ से भागने की सोच रही थी और वो बाथरूम में जाने के बहाने से खिड़की से कूदकर भाग जाती है। जब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी सोना नहीं आती तो गगन कहता है, क्या हुआ, अभी तक आई क्यों नहीं? जाओ देखो जाकर क्या हुआ है कहीं वो। जब गगन के आदमी अंदर जाकर पार्लर वाली लड़की से पूछते हैं कि मौली कहाँ है, वो तो बाथरूम में गई थी पर अभी तक नहीं आई है। वो लोग दरवाजे को नॉक करते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता तो वो दरवाजे को तोड़ देते हैं। अंदर कोई नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि मौली भाग गई है। गगन सबको लेकर मौली के पीछे जाता है। सोना गगन से बचकर जंगल की तरफ भागती है ताकि वो छुप सके। गगन उसके पीछे जंगल में जाता और कहता है, तू बच नहीं सकती, बाहर आ जा। देख मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप आ जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारूंगा और तेरे आशिक को भी, समझी? मगर सोना कोई हरकत नहीं करती और छुपी रहती है। तभी गगन की नज़र सोना के दुपट्टे पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि सोना यहाँ छिपी है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है मगर वो पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और सोना वहाँ से भाग जाती है। गगन अपने आदमी को कहता है, पीछा करो, और खुद भी उठकर पीछे जाता है। शंभू के आदमी लगातार शिव और जय का पीछा कर रहे थे। शिव जब अचानक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसे काले रंग की गाड़ी नजर आती है जो उनका पीछा कर रही थी, पर शिव जय को कुछ नहीं बताता है। मगर जब वो लगातार पीछा करते हैं तो शिव कहता है, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तुम एक काम करो, गाड़ी को दूसरी तरफ ले लो। शिव दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ लेता है पर आगे से भी कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग कहते हैं, तुम लोग बच नहीं सकते हो, हमारे बॉस के आदेश के अनुसार तुम दोनों को मारना होगा। शायद तुम सब ये नहीं जानते हो कि तुम लोग किसके सामने खड़े हो। एक पुलिस ऑफिसर हूँ मैं और तुम जैसों को तो मैं हर रोज़ निपटाता हूँ। जय सब लोगों को मारने लगता है और शिव भी मारता है। जय जब सबको मार रहा था तो पीछे से एक गुंडा उसके सर पर वार करता है और जय को सर पर गहरी चोट आती है। उसका सर फट जाता है, जय नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। शिव सबको मारता है। वो जय की गन से शूट करता है मगर उसको भी माथे पर चोट लगती है, पर शिव सबको भगा देता है और जय को कहता है, आँख खोलो जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। उधर सोना को गगन पागलों की तरह ढूंढता है। सोना भागते भागते गिर जाती है। तभी गगन वहाँ जाता है और सोना के बाल पकड़ कर कहता है, अब कहाँ जाएगी बचकर, बोल। कहीं नहीं जा सकती, अब मैं तुझसे शादी करूँगा और सारी दौलत का अकेला मालिक बन जाऊँगा। अब तू मुझसे कहाँ जाएगी, हाँ समझी? सोना कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा और गगन की आँख में मिट्टी डाल देती है जिससे वो कुछ नहीं देख पाता और सोना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर आगे ढलान होने की वजह से वो भाग नहीं पाती है। तभी गगन बिना देखे गोली चला देता है जो सोना के पैर पर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी चीख गूंजती है। शिव चीख सुनकर समझ जाता है ये तो सोना की आवाज़ है, पर जय की हालत बहुत ख़राब थी। वो जय को गाड़ी में लेकर जाता है मगर जय दम तोड़ देता है। शिव बहुत दुखी होता है। वो रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया मगर सोना को कुछ नहीं होने दूंगा, और जंगल में चला जाता है। शिव सोना को आवाज़ देता है मगर कोई जवाब नहीं आता। वो चलते चलते किसी चीज़ से टकराता है। नीचे देखता तो वो सोना थी। क्या हुआ, आंखें खोलो सोना, कुछ तो बोलो। तभी गगन की आवाज़ आती है। शिव सोना को उठाकर भागता है। वो भागते भागते एक झोंपड़े के पास आ जाता है। तब तक अंधेरा भी हो जाता है तो शिव अंदर जाना ही सही समझता है और सोना को ज़मीन पर लेटा देता है। शिव सोना को लेटाने के बाद चारों तरफ देखता है मगर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। शिव चैन की सांस लेता है। शिव सोना को देखता है तो वो दर्द से करहा रही थी। उसको बहुत सारी चोट आई थी। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इधर उधर झोंपड़ी में कुछ ढूंढने लगा। तभी शिव को एक चाकू दिखाई देता है। शिव चाकू की मदद से सोना के पैर से कपड़ा काटता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ रखता है मगर खून को रोकने के लिए वो सोना के पैर को देखता है। शिव को पता चलता है कि सोना को गोली लगी है, अगर इसे नहीं निकाला तो जहर फैल जाएगा। सोना को थोड़ा होश था। वो शिव से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जा
जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखो, आज मुझे कुछ हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिव, नहीं जीना मुझे तुम्हारे बिना, इसीलिए मुझे मर जाने दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, इसीलिए मुझे मर जाने दो। चुप करो, कुछ नहीं होगा। और प्यार मैं तुमसे नहीं करता, मैं रूही से करता हूँ। मगर पता नहीं तुम्हें भी तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम भी मेरे लिए खास हो। रुको, मैं आता हूँ। रूही शिव का इंतजार करती है, मगर शिव नहीं आता। रात भी बहुत हो चुकी थी, वो अब टेंशन में आ गई थी। रूही सोचती है कि शिव मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है, तो फिर आज कहाँ चला गया और अब तक आया भी नहीं। शायद जय को पता हो, उससे पूछती हूँ। रूही जय के कमरे में आती तो जय भी नहीं मिलता है। रूही डर जाती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। एक बार सोना के कमरे में देखती हूँ, शायद वहाँ गया हो, मगर वो वहाँ भी नहीं था और सोना भी गायब थी। अब रूही को पक्का शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी रूही के कानों में शंभू की आवाज़ आती है कि दोनों को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? तो जंगल में दफना दो। ये सुनकर रूही समझ जाती है और बचते हुए पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। जब उसको शंभू की आवाज़ आती है तो वो पुलिस के पास जाकर पुलिस को सब बता देती है। पुलिस की एक टीम रूही के साथ जंगल में आने के लिए निकलती है। शिव बाहर से सूखी लकड़ी इकट्ठा करता है और आसपास पानी ढूंढता है। उसे पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ जाता है और एक नारियल के खोल में पानी भर लेता है और लकड़ी और घास लेकर सोना के पास आता है। सोना को पानी पिलाता है और सोना को कहता है, जब मैं गोली निकालूंगा तो बहुत दर्द होगा, मगर तुम घबराना नहीं, ठीक है? तुम हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। शिव आग जलाने के लिए पत्थर रगड़ता है घास पर और आग जलाने की कोशिश करता है। रूही पुलिस के साथ जंगल में आ जाती है और पुलिस को एक गाड़ी दिखाई देती है। रूही कहती है, ये तो जय की गाड़ी है, पर ये पूरी तरह से टूट चुकी है और काफ़ी गोलियां भी चली हैं। लगता है अंदर जो भी थे वो बच नहीं पाए हैं। एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ जाता है और कहता है, अंदर एक लाश है सर। ये सुनकर रूही नीचे गिर जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरा शिव मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रूही ये सुनकर बहुत डर जाती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, मगर खुद को संभाल कर वो आगे बढ़कर लाश को देखती है तो चौंक जाती है। उसे दुख के साथ थोड़ा सुकून भी महसूस हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे। पुलिस वाला कहता है, क्या ये लाश शिव की है? बताइए मैडम, देखिए खुद को संभालिए, हमें पता है कि ये वक्त नहीं है सवाल जवाब का, पर आप बताइए क्या ये शिव है? नहीं, ये मेरा शिव नहीं है, ये इंस्पेक्टर है, ये जय है जो हमारी दोस्त मौली के केस के लिए यहाँ आए थे हम सब के साथ। क्या आप बता सकती हैं ये किसका काम हो सकता है? ये काम शंभू का है, उसके अलावा ये कोई और नहीं कर सकता है। फिलहाल सबूत नहीं है हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक बार शिव मिल जाए तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और बाकी सब मेरे साथ जंगल के अंदर चलो शिव को ढूंढने। शिव चाकू गर्म करता है और सोना को कहता है कि मैं अब गोली निकालूंगा, तुम डरना मत, और दर्द होगा पर हमें ये करना होगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। हम 3 की काउंटिंग पर गोली निकालेंगे, ठीक है? दर्द हो तो मुझे कसकर पकड़ लेना। शिव सोना के पैर पर से कपड़ा हटा देता है और चाकू को पास लेकर जाता है। सोना घबरा रही थी, मगर उसे पता था कुछ नहीं होगा। शिव चाकू की गर्म नोक से घाव के अंदर से गोली निकाल देता है, पर सोना की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। ये सुनकर गगन और उसके गुंडे समझ जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई है। शिव कहता है, सोना बस हो गया, सब ठीक है, और उसके आंसू पहुँचता है और रुमाल को उसके पैर पर बांध देता है। इंस्पेक्टर सबको कैंप लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर का बहुत खतरा है और किसी की जान जा सकती है। इसीलिए सबको सुरक्षित रखने के लिए वो सबको एक जगह रुकने के लिए कहता है। वो रूही को कहता है, हम शिव को कल सुबह ढूंढेंगे, अभी बहुत खतरा है, रात भी बहुत हो चुकी है, इसलिए हम कल सुबह को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। मगर इंस्पेक्टर, शिव की जान खतरे में है, पर मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकता। आप घबराइए मत, उसको कुछ नहीं होगा, आप आराम कीजिए। रूही मन में सोच लेती है कि वो शिव को अकेले ढूंढने जाएगी। गगन उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगता है।
वो उन दोनों के काफ़ी करीब आ गया था। शिव और सोना दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सोना कहती है, तुम रूही को बहुत चाहते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो ना, है ना? हाँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, उसे हर एक खतरे से बचाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। रूही चुपके से शिव को ढूंढने निकल जाती है। वो ढूंढते हुए एक झोंपड़े के पास आ जाती है। रूही जब अंदर जाती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुखी हो जाती है। वो देखते शिव और सोना सो रहे थे। सोना का सर शिव के कंधे पर था और उसने शिव का हाथ पकड़ रखा था। रूही वहाँ से जाने वाली होती है मगर उसके कदमों की आहट से शिव की नींद खुल जाती है और वो कहता है, रूही तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों? चौंक गए? पकड़े गए तो मैं नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता। नहीं रूही, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो सोना को गोली लगी थी जो मैंने निकाली थी। फिर हम बातें करने लगे और आंख लगे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। शिव रूही को समझाने की कोशिश करता है मगर रूही समझ ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर शिव को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। सोना कहती है, देखो रूही, शिव सिर्फ तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई जुदा नहीं करेगा। वो बस मेरी मदद कर रहा था। मुझे पैर में गोली लगी थी, अगर शिव ना होता तो मैं अब तक मर गई होती और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। शिव रूही की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ गगन आ जाता है और रूही की कन पट्टी पर बंदूक रखकर कहता है, बस करो अपना ये ड्रामा। मौली, तुम जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो ताकि तुमसे मैं शादी कर सकूं। चलो जल्दी करो, नहीं तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। नहीं, तुम इसको कुछ नहीं करोगे, मैं आ रही हूँ। तुम इन दोनों को जाने दो, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। शिव कहता है, नहीं मौली, कोई जरूरत नहीं है इसके पास जाने की, ये कुछ नहीं कर सकता, बस भौंक रहा है और सलामती चाहता है। तो रूही को छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गगन शिव के बाजू पर गोली चलाता है और शिव को गोली लगती है। रूही और सोना चिल्लाती है, शिव तुम ठीक तो हो ना? देख लिया, अब चुपचाप चलो, नहीं तो अगली गोली रूही की खोपड़ी में लगेगी। सोना कहती है, मैं तैयार हूँ, चलो, और झोंपड़ी के बाहर आ जाती है। गगन कहता है, डालो तीनों को गाड़ी के अंदर। तब सोना कहती है, तुम तो इनको छोड़ने वाले थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ने वाला था मगर इनको छोड़ दिया तो तुम कभी मुझसे शादी नहीं करोगी ना ही दौलत मेरे नाम करोगी। अब चलो, टाइम नहीं है मेरे पास, समझी? इंस्पेक्टर भी सबको ढूंढता है मगर गगन सबको लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है और सोना को कहता है, जल्दी तैयार हो जा। शिव दर्द से कर्रा रहा था और उसका खून भी बहुत बह रहा था। रूही बहुत डर गई थी और शिव की ऐसी हालत देखकर बेहोश हो चुकी थी। सोना गगन को कहती है, जो तुम बोल रहे वो सब मैं कर तो रही हूँ, अब तुम इनको जाने दो। देखो, शिव की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा तो उसको कुछ हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे जाने दो। गगन सोना के करीब आता है और कहता है, इतनी तड़प, ये देखकर अच्छा लग रहा है। अगर इसको जिंदा देखना चाहती है तो वो ही कर जो मैं कहता हूँ, समझी? और सोना को छूने की कोशिश करता है। सोना पीछे होती है और शिव का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर गगन को बहुत गुस्सा आता है और वो शिव को लात मारता है। नहीं, ऐसा मत करो, उसको मत मारो। अच्छा तो छू मुझे, आ मेरे करीब, होने वाला पति मैं तुम्हारा, आओ। तभी वहाँ सोना की बुआ आ जाती है और कहती है, तो ये सब तेरा किया हुआ है, तू अकेले सब लेना चाहता है, पर ऐसा नहीं होगा, समझा? बराबर की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी? दिमाग खराब हो गया तेरा बुढ़िया, जो ये सब बोल रही है? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। देखो, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, समझे तुम? वो तो तू जिंदा रहेगी तब ना, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ना रहेगी तू, ना रहेगा सबूत, तू मुझे मारेगा। भूल गया अपनी औकात, तू कुछ नहीं है मेरे सामने, समझा? गगन ये सुनकर गोली चला देता है और बुआ मर जाती है। देख लिया, जो मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ यही होगा। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। रूही शिव को होश में लाने की कोशिश करती है मगर शिव को होश नहीं आता। तभी सोना के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपना हाथ पास में रखे हुए चाकू से काट लेती है और जोर से चिल्लाती है। उसके हाथ से खून बहता देखकर गगन के गुंडे उसे आवाज़ देते हैं। गगन कहता है, क्या हुआ भैया? भाभी का हाथ कट गया है। क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये सब? रुको, मैं आता हूँ। सोना मन में सोचती है, अब शिव ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से इतना खून कैसे निकल रहा है? कहीं तुमने जान पूछकर तो ये नहीं किया है? ऐसा नहीं है, मेरा हाथ गलती से चाकू पर पड़ गया। जाओ और किसी डॉक्टर को यहाँ लेकर आ जाओ और जल्दी करना। शंभू अपने आदमी की मदद से गगन के छुपने की जगह का पता लगा लेता है और अपने गुंडर वकीलों को लेकर वहाँ आने के लिए निकल पड़ता है।
कुछ समय बाद एक डॉक्टर को लेकर आते हैं। उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। आओ डॉक्टर, तुम्हारा ही इंतजार था। इसकी आंखों से पट्टी खोलो और डॉक्टर तू जल्दी से इलाज कर और चलता बन। डॉक्टर जब सोना के पास जाने लगता है तो वो कहते हैं, रुक जाओ, ऊपर मत आना, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी। ये क्या कर रही है तू? देख, रुक जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें दौलत और मैं चाहिए ना, तो जो मैं कहती हूँ वो करो। अच्छा, क्या चाहिए बोल जल्दी। मैं चाहती हूँ तुम शिव का इलाज करवाओ पहले, और जल्दी करो। ठीक है डॉक्टर, जा और उस लड़के को देख, इसका तो बहुत खून बह गया है और गोली भी लगी है। हमें पहले गोली निकालनी होगी। जाओ, थोड़ा गर्म पानी और एक चाकू लेकर आओ। डॉक्टर गर्म पानी से शिव का घाव साफ करता है और गर्म चाकू से शिव की गोली निकालता है। शिव दर्द से कर्रा रहा था। सोना कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिव, मैं हूं ना। ये सब देखकर रूही को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज तुम्हारी वजह से मेरा शिव आज ठीक है। सोना, सोना मुझे माफ़ कर दो। और सोना को अपने गले से लगा लेती है। डॉक्टर कहता है, हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा। मगर यहाँ खून कहाँ से आएगा? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नहीं डॉक्टर, ये मरता है तो मरने दे, तो इसकी मरहम पट्टी कर और जा यहाँ से, समझा? सोना कहती है, देखो गगन, मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक शिव ठीक नहीं हो जाता। अगर तुम सब कुछ अपना चाहते हो तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो करो, समझ गए ना? शिव के ठीक होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। ठीक है, आप टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर यही पर करिए और जल्दी करिए। डॉक्टर कहता है, हमें जो पॉजिटिव खून की ज़रूरत है, किसी का है यहाँ तो बताइए, नहीं तो शिव का बच पाना मुश्किल है। रूही कहती है, डॉक्टर मेरा है, आप मेरा खून ले लीजिए। ठीक है, आप आइए, खून शिव को चढ़ाने लगते हैं। गगन कहता है, जाओ अब तैयार हो जाओ और देर मत करो, नहीं जब तक शिव ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गगन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। गगन शिव के सीने पर गन रखता है और कहता है, चल, नहीं तो ये गया, नहीं तुम इसे कुछ नहीं करोगे तो फिर चलो और तैयार हो जाओ। चलो, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शंभू बस वहाँ आने वाला ही होता है। सोना भी दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और मंडप सज जाता है। सोना गगन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो शिव से प्यार करती थी और जब उसकी याददाश्त गई तब वो शिव के साथ उसकी पत्नी बनकर रही थी। शिव ने जब उसकी मांग अनजाने में भरी तब से ही सोना शिव को ही अपना पति मानती थी, मगर ये बात वो शिव को भी बता नहीं सकती थी क्योंकि शिव इन सब में नहीं मानता था। गगन सोना को आवाज़ देता है, कितनी देर में आओगी? देखो जल्दी आओ, नहीं तो मैं शिव को मार दूंगा। नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम शिव को कुछ मत करना। शिव की हालत भी खराब होती जा रही थी, उसे होश ही नहीं आ रहा था। रूही बहुत घबराई हुई थी। सोना रूही को कहती है, शिव को होश में लेकर आओ, शिव के चेहरे पर पानी मारो। सोना गगन के साथ मंडप में बैठ जाती है और विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। सोना बार बार शिव को देख रही थी। रूही शिव के चेहरे पर पानी डालती और कहती है, उठो शिव। रूही को भी चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने शिव को खून दिया था जिससे उसे कमजोरी हो रही थी, मगर वो लगातार शिव को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। गगन पंडित को कहता है, जल्दी कर, इतना समय मत लगा, नहीं तो तेरे पास समय नहीं रहेगा, समझा? जी। आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। दोनों खड़े हो जाते हैं। गगन सोना को वरमाला पहनाने के लिए माला उठाता है। सोना अभी भी शिव को ही देख रही थी, जिंदा है पर जल्दी कर, नहीं तो मर भी सकता है, और सोना को माला पहनाता है। सोना भी गगन को माला पहनाती है। सोना किसी भी कीमत पर गगन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जहर साथ में लेकर आई थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी उसे पीने का। शिव के दिमाग में वही सब चल रहा था जब सोना को गोली लगी थी और सोना चिल्लाई थी। शिव जोर से सोना को आवाज़ देता है। ये देख रूही दुखी होती है मगर खुद को संभाल कर कहती है, शिव सोना ठीक है। गगन कहता है, वाह भाई क्या प्यार है, मगर तेरा प्यार अब मेरा हो रहा है। शिव कहता है, नहीं सोना, ये शादी मत करना, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, इसे पकड़ लो और बांध दो और रूही को भी पकड़ कर रखो। पैरों का समय हो जाता है। दोनों खड़े हो जाते हैं। सोना पायल ठीक करने के बहाने नीचे झुकती है और जहर खा लेती है। फेरे होने लगते हैं। तभी वहाँ शंभू आ जाता है और सबको घेर लेता है।
गगन छोड़ दे मौली को और यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा देखते हैं। दोनों के गुंडे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सोना शिव को छुड़वा लेती है और कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रूही चलो। सब निकलने के लिए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाते हैं। तभी शंभू कहता है नहीं बेटा यहीं रहो। गगन कहता है देख शंभू ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, हम आपस में हिस्सा बांट लेते हैं, मंजूर है तो बोलो। ठीक है मुझे मंजूर है। दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गगन सोना को कहता है चलो, और शिव को एक थप्पड़ मारता है। सोना के ऊपर जहर धीरे धीरे असर कर रहा था। फेरे पूरे होने वाले थे। अंतिम फेरा संपन्न होने वाला ही था कि सोना नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। शंभू कहता है ये क्या हो रहा है। रूही कहती है ये तूने क्यों किया सोना, मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मांग शिव भर चुका है, अब कोई और नहीं भर सकता। सोना के मुंह से झाग निकलते देखकर शिव समझ जाता है कि सोना ने जहर खाया है। वो उसे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। सोना कोई जवाब नहीं देती है। शिव सोना का हाथ अपने सर पर रखकर पूछता है ऐसा क्यों किया, सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। सोना कहती है मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अनजाने में जब तुमने मेरी मांग भरी थी, मैं उसी पल से तुम्हें अपना पति मानती हूँ, तो मैं कैसे किसी और की पत्नी बन जाऊँ। इन लोगों को सिर्फ मेरी दौलत चाहिए और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, ताकि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए और तुम भी सुरक्षित रहो। चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गगन कहता है लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखो मौली की जान खतरे में है, पहले उसे बचाना चाहिए, नहीं तो सारी दौलत सरकार के पास चली जाएगी। कहता तो तू ठीक है, चलकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बेटी ये तुमने क्या कर दिया, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ये हो। हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मगर जान नहीं ले सकता किसी की, वो भी मेरे अपने की। खून जो भी मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दे बेटा। आप माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिव सोना को गोद में उठा लेता और जल्दी से गाड़ी की ओर भागता है। ये देखकर और सच सुनकर रूही टूट चुकी थी। वो अपने शिव को खो चुकी थी, मगर खुद को हिम्मत देते वो शिव के साथ जाती है। शिव सोना को गाड़ी की सीट पर लिटा देता है और रूही को कहता है जल्दी आओ रूही। शंभू और गगन भी पीछे पीछे आते हैं। शिव जल्दी से हॉस्पिटल में ले आता है और डॉक्टर को कहता है इन्होंने जहर पी लिया है, प्लीज़ इसे बचा लीजिए। देखिए आप पुलिस को पहले इत्तला कर दीजिए, फिर हम इलाज शुरू कर देंगे। सोना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी। शिव कहता है मैं सब कुछ कर दूंगा, आप इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर इसकी हालत बहुत ख़राब है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नियम है, आप पहले पुलिस को बुला लीजिए, फिर हम इलाज शुरू कर देंगे। किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा आपके लिए कार्रवाई है, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम जान बचाना है ना कि जान लेना। प्लीज़ डॉक्टर बचा लीजिए इसे। शिव को ऐसे दुखी देखकर रूही अंदर से बिखर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। शिव को सोना के लिए ये सब करते देख वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भी वो पुलिस को फ़ोन करती है और स्पीकर पर फ़ोन करती है। इंस्पेक्टर डॉक्टर को इलाज शुरू करने के लिए बोलता है और कुछ देर में वहां पहुंचने के लिए कहता है ठीक है हम इलाज शुरू करते हैं, धन्यवाद डॉक्टर, ये मुझे नहीं रूही को बोलिए, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। शिव रूही के पास जाता है और कहता है मुझे गर्व है तुम पर कि मैंने तुमसे प्यार किया। आज जो तुमने किया है वो शायद कोई और होती तो नहीं कर पाती। धन्यवाद रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सही कहा, मेरी जगह कोई और होती तो नहीं कर पाती अपनी सौतन के लिए, और जो तुमने किया वो भी कोई नहीं कर सकता, प्यार मुझसे और शादी किसी और से। देखो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब समझ गई हूँ मैं, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म है। शिव रहो तुम उसके साथ ही, तुमने सब खत्म कर दिया। शिव मेरे प्यार विश्वास और मुझे भी अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं रूही तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मगर मैं क्या करता। अगर मैं उस वक्त उसकी मांग नहीं भरता तो वो अपनी जान दे देती, और उस समय जो उसकी हालत थी मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो।
रूही, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कल भी, आज भी और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं शिव, तुम मुझे खो चुके हो, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है। इतने में वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है। रूही इंस्पेक्टर से कहती है, क्या मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ? अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, हाँ आप जा सकती हैं, एक बार बस मौली को होश आ जाए और वो बता दे उसके साथ क्या हुआ है, उसका बयान दर्ज हो जाए, फिर आप जा सकती हैं। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं इंतज़ार करती हूँ, मगर उसके बाद मुझे तुरंत जाना है। इंस्पेक्टर शिव से कहता है कि शंभू के खिलाफ कोई सबूत मिला? नहीं इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं यहीं हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। रूही वहाँ से बाहर जाने लगती है। शिव उसका हाथ पकड़ता और कहता है, मत जाओ, और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। छोड़ो मुझे, दम घुटता है मेरा यहाँ, जाने दो मुझे प्लीज़, और बाहर चली जाती है। शिव की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। शिव पीछे मुड़ता है तो नर्स खड़ी थी, जो शिव से कहती है, ये कुछ दवाइयाँ बाहर से ले आइए। शिव दवाई लेने बाहर चला जाता है। तभी वहाँ शंभू आ जाता है गगन को साथ लेकर, और उस नर्स से पूछते हैं कि शिव बाहर गया है? हाँ, काम हो गया है। ठीक है, तुम बाहर ही खड़ी रहो जब तक हम बाहर नहीं आ जाते। गगन और शंभू जायदाद और शादी के कागजात बनवाकर वहाँ मौली के साइन लेने आते हैं। मौली बेहोश थी। शंभू उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, उठो बेटा, देखो तुम्हारे चाचा जी आए हैं, मिलोगी नहीं अपने चाचा से? और उसके चेहरे पर पानी मारते हैं। आप यहाँ कैसे? किसने आपको अंदर आने दिया? और शिव कहाँ है? बस बेटा, कितना बोलोगी? अब चुपचाप इन कागजात पर साइन कर दो और जायदाद मेरे नाम कर दो बेटा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? देखो, हमें मजबूर मत करो, जल्दी से मेरी बीवी बन जाओ और दौलत मेरे नाम कर दो। नहीं, कभी नहीं। नहीं मानोगी ना? ठीक है। और शंभू मौली का ऑक्सीजन पाइप हटा देता है, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बोलो बेटा, अब भी नहीं करोगी? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो हम अंगूठे के निशान ले लेते हैं, धकड़ो इसे। तभी वहाँ शिव दवाई लेकर आ जाता है और नर्स को कहता है, ये लीजिए। मगर अंदर से आ रही आवाज़ सुनकर शिव कहता है, अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, आप जाइए। शिव वहाँ से चला जाता है। नर्स कहती है, अभी हम पकड़े जाते। शिव यहाँ आ गया था, मगर मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। बहुत अच्छा किया, हमें जल्दी अपना काम करना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है शंभू, जरा आराम से। शिव, तुम तो चले गए थे? हाँ, चला गया था, मगर इंस्पेक्टर को लेने, ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। रुक जाओ शंभू, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप और हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें ऐसे बात कर रहे हैं? बस करो शंभू, हमने सब कुछ देख लिया। तुम मौली की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मजबूर हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर, मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आया था। शिव मौली का ऑक्सीजन पाइप सही करते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम मिलने आए थे, तो फिर जायदाद के कागज और गगन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और इतनी ही नहीं, तुमने मौली के माता पिता को भी मार डाला था। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारे जेल जाने का समय आ गया है शंभू, और साथ में गगन तुम्हारा भी। बस एक बार मौली होश में आ जाए और सब बता दे। तुम लोग मुझे जेल नहीं भेज सकते बिना किसी सबूत के। कानून सिर्फ सबूत मानता है जो तुम लोगों के पास नहीं है। हम अभी अपने वकील को बुलाते हैं। हाँ, बुला लो शंभू, पर यहाँ से बाहर जाकर हवलदार इसे बाहर लेकर जाओ और निगरानी रखो इस पर। तुम्हें देख लूँगा इंस्पेक्टर, तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। देखेंगे, अभी बाहर जाओ। शिव, हमें कुछ करना होगा, कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने होंगे, नहीं तो ये 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। और रूही कहाँ है? उसे यहाँ रुकने के लिए बोला था ना, फिर कहाँ गई है? रुको, मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ। हेलो रूही, तुम कहाँ हो? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सर, हमें मौली को होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। शिव मौली के चेहरे पर पानी मारता और कहता है, उठो मौली। मौली को होश आता है और वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? रुको, मैं तुम्हें बैठा देता हूँ। तभी वहाँ रूही आ जाती है और शिव को ऐसे देख गुस्सा हो जाती है। इंस्पेक्टर मौली को कहता है, क्या तुम बता सकती हो शंभू यहाँ क्या करने आया था? हाँ, वो मुझे मारने और मेरी दौलत अपने नाम करने आया था, और गगन मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो जान से मारना चाहते थे और मेरे अंगूठे का निशान लेना चाहते थे दोनों। ये बयान उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था, मगर वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। हमें कुछ और सबूत चाहिए।
में। शंभू वहाँ जाता और कहता है, क्या हो इंस्पेक्टर, सबूत नहीं मिला कोई? ना जाने क्यों मिला है, उसमें जेल चलते हैं, मेरा वकील वहीं मिलेगा, चलो। शिव कहता है, ज़्यादा मत बोल शंभू, तेरा वक्त ख़त्म हो गया, तुझे तो फांसी होगी। मगर कैसे बेटा, कोई ठोस सबूत है या बस बोल रहे हो? इंस्पेक्टर शंभू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। शिव कहता है, हम ज़्यादा टाइम इसे रोक नहीं पाएंगे। तभी वहाँ शंभू का वकील आ जाता है और पेपर देकर शंभू को छोड़ने को कहता है। शंभू कहता है, निकल गई हैंकड़ी तुम दोनों की, आगे से मुझसे पंगा मत लेना, अब खोलो मुझे। इंस्पेक्टर ना चाहते हुए उसे खोलने के लिए कहता है। तभी एक आवाज़ आती है, रुको, इसकी जगह यहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, कौन है आप, अंदर आइए। और क्या सबूत है आपके पास इसके खिलाफ? मेरे पास इसके सब राज है, जो इसने किया हर गुनाह के सबूत मौजूद है। इसने जो किया उसके लिए इसे फांसी होगी। मगर आप हैं कौन? और अंदर आ जाइए ताकि पता तो चले कौन हो तुम, अंदर आओ। और क्या सबूत है तुम्हारे पास? रूही अंदर आती है, सब चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? रूही, मेरे पास इसकी फांसी का सबूत है। ये देखिए इंस्पेक्टर, इस वीडियो में साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है कि इसने मौली के मम्मी पापा को कितनी बेरहमी से मारा है। आप इसे चला कर देखिए। इंस्पेक्टर जब वीडियो को देखता है तो उसमें साफ पता चलता है कि खून शंभू ने ही किया है। रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब ये यहीं रहेगा जब तक इसको फांसी नहीं हो जाती। और तुम्हारा बहुत बहुत आभार जो तुमने कातिल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर, ये मेरा फर्ज था। क्या मैं अब अपने घर जा सकती हूँ? हाँ, आप जा सकती हैं। रूही, तुम्हें तो मैं देख लूँगा, बाहर आते ही तुझे जान से मार दूंगा। पहले बाहर तो आ, फिर मुझे धमकी देना। रूही जाने लगते शिव कहता है, रुक जाओ रूही, मत जाओ। मगर वो नहीं सुनती और चली जाती है। रूही मौली से मिलने हॉस्पिटल आती है और मौली को कहती है, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, अब दर्द भी कम है। तुम ठीक हो रूही? हाँ, मैं ठीक हूँ और अब अपने घर जा रही हूँ। और तुम और शिव जा रहे हो? हाँ चलो, अच्छा है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वैसे शिव है कहाँ? शिव मेरे साथ नहीं जा रहा, मैं अकेले वापस जा रही हूँ। शिव अब तुम्हारा है, उस पर बस तुम्हारा हक है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखना तुम। नहीं रूही, सुनो मेरी बात, शिव तुम्हारा है। हाँ, शादी जरूर की है, मगर सिर्फ मैंने, उसने कभी शादी को नहीं माना। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। मौली शिव को फ़ोन करते और कहती है कि रूही जा रही है, शिव उसे रोक लो, वो एयरपोर्ट गई है, जाओ जल्दी जाओ शिव। शिव एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है, मगर रास्ते में बहुत जाम लगा होता है। शिव निकल ही नहीं पा रहा था। शिव गाड़ी से बाहर आता है, मगर रोड पर दूर दूर तक बस जाम लगा था। वक्त निकलता जा रहा था। शिव एक भी पल गंवाना नहीं चाहता था। वो एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है। सोना मन में सोचती है, शिव मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकती, तुम्हारी खुशी रूही में है, तो यही सही, मैं वो खुशी तुम्हें देकर रहूंगी। रूही एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वहीं बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। फ्लाइट में भी टाइम था। शिव भागते बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके वो रूही को रोक ले। बस वो सब गाड़ियों के आगे जा रहा था। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, मगर उसे होश ही नहीं था। वो बस भागे जा रहा था। एयरपोर्ट पर घोषणा होती है कि सब चेकिंग कर ले। रूही भी खड़ी हो जाती है और लाइन में लग जाती है। शिव एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, मगर कोई उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो कहता है, मुझे जाने दो, रूही चली जाएगी। नहीं सर, आप नहीं जा सकते हैं। कोशिश करता है मगर अंदर नहीं जा पाता है। शिव रूही को जोर से बुलाता है। शिव की चीख सुनकर रूही वहां जाती है और कहती है, तमाशा मत करो शिव, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मत करो रूही ये सब, हम बैठकर बात कर सकते हैं। नहीं शिव, जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसके बाद नहीं। एयरपोर्ट पुलिस शिव को रोकती है। सर आप रुक जाइए, ऐसे तमाशा मत कीजिए, सभी यात्रियों को परेशानी हो रही है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें आपको मजबूरन ज़बरदस्ती बाहर भेजना होगा। शिव किसी की नहीं सुनता, बस पागलों की तरह रूही को आवाज़ लगाता। वो बार बार बस यही बोले जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो रूही, मुझे छोड़कर मत जाओ। रूही फिर भी चली जाती है। पुलिस सभी लोगों का ख्याल करते शिव को एयरपोर्ट से बाहर निकाल देती है। उसे धक्का देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा दिखे तो जेल में बंद कर देंगे। शिव नीचे गिरने वाला होता है। तभी वहाँ मौली आती है और शिव को थाम लेती है। तुम ठीक तो हो शिव? छोड़ो मुझे, तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, चली जाओ यहाँ से। रूही तुम्हें वापस मिल जाएगी शिव, भरोसा रखो, मैं उसे वापस लेकर आऊँगी।
तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर गई है। जब से मेरी ज़िंदगी में तुम आई हो मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूही मेरे पास नहीं है। मेरी माँ दिन रात चिंता में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब और कुछ नहीं है मेरे पास खोने को। प्लीज़ तुम चली जाओ, और अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक हो गया है, तो पीछा छोड़ो मेरा, समझी? शिव, मैं वही करने आई हूँ। मैं चली जाऊँगी हमेशा के लिए, मगर तुम्हें और रूही को एक करने के बाद ये देखो तलाक के पेपर। तो मुझे रूही के सामने तलाक देना, ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम सिर्फ उसके हो। और ये देखो 2 टिकट, हम अभी रूही के पास जा रहे हैं। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती शिव। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। मौली, तुम सच बोल रही हो? क्या मेरी रूही मुझे मिल जाएगी? हाँ, अब जल्दी करो। रूही अपने घर आ जाती है और अपने परिवार को सब बता देती है। तभी रूही के पापा कहते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा पागलपन। मुझे पहले ही पता था वो लड़का ठीक नहीं है, पर तुम प्यार में अंधी हो गई थी। मेरी बातें बुरी लगती थी, मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलता था बेटा, बस। पर अब तुम और नहीं आंसू बहाओगी, और उस धोखेबाज के लिए मैं तुम्हारी शादी 2 दिन बाद मेरे दोस्त के बेटे विक्की से करवा रहा हूँ। रूही शिव से गुस्सा होने के कारण शादी के लिए हाँ बोल देती है। शिव बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि वो रूही को वापस पा लेगा। मौली बस यही दुआ कर रही थी कि शिव को उसका प्यार मिल जाए। शिव मौली को लेकर घर आ जाता है। शिव की माँ शिव को देखकर रोने लगती है, तू कहाँ था मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तभी मौली अंदर आ जाती है, बेटा इस लड़की को तो तू छोड़कर नहीं आया, इसके घर। और रूही कहाँ है? माँ, सोना का घर मिल गया है और इसका असली नाम मौली है। मेरी और मौली की शादी का सच जानकर रूही गुस्सा होकर यहाँ आ गई है। क्या वो आपसे मिलने आई थी? नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं आई, पर सब ठीक हो जाएगा। सच माँ, क्या रूही मुझे मिल जाएगी? हाँ बेटा। शिव और मौली अंदर चले जाते हैं। शिव की माँ कुछ खाने के लिए लाती है, मगर शिव इनकार कर देता है। तभी शिव के दोस्त का फ़ोन आता है और वो शिव को रूही की शादी की खबर देता है, जिसे सुनकर शिव के हाथों से फ़ोन गिर जाता है। रूही की शादी की खबर सुनकर शिव के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, फ़ोन भी हाथ से नीचे गिर जाता है। शिव ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और शिव से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? किसका फ़ोन था और वो क्या बोल रहा था? कुछ तो बता बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सब खत्म हो गया माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। पर बात क्या है बेटा, मुझे बता तो सही। तुझे मेरी कसम, माँ रूही शादी कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है। मौली शिव से कहती है, सब ठीक हो जाएगा शिव, तुम पता करो शादी किससे हो रही है और कहाँ, हम वहाँ चलते हैं। हाँ, मैं पता लगाता हूँ, मगर उससे पहले मुझे रूही से मिलना है। मैं उसके घर जा रहा हूँ। रूही के घर के बाहर बहुत पहरा था। शिव जानता था कि वो अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने खिड़की से अंदर जाना सही समझा और वो रूही के कमरे के पास वाले पाइप से ऊपर चढ़कर रूही के कमरे में जाता है। रूही सो रही थी। शिव रूही के पास जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूही, और उसके माथे पर किस करता है और प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाता है। शिव के छूने की वजह से रूही की नींद टूट जाती है और शिव को अपने पास देकर कहती है, तुम यहाँ और अंदर कैसे आए? चलो अभी के अभी बाहर निकलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो रूही, एक बार मुझे समझने का मौका तो दो। मुझे कुछ नहीं समझना, जो तुमने किया है वो देख भी लिया और समझ भी लिया है। मुझे एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, नहीं गए तो मैं पापा को बुला लूँगी और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा, तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, बुला लो, पर मैं नहीं जाऊंगा। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। बाहर रूही की माँ थी, वो बोल रही थी कि रूही के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। रूही शिव को छुपाने के लिए बोलती है और खुद सोने का नाटक करती है। रूही की माँ रूही को सोता देखकर उसके सर पर हाथ फेर कर चली जाती हैं। जाओ, अब तुम नहीं तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? सुनो रूही, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सोना से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं करते, शादी करके बैठे हो और बोल रहे हो प्यार करते हो। तुम तो जानते हो जब सोना मिली थी वो किस हालत में थी। जरा सा रिस्क उसकी जान ले सकता था और मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैं शादी को नहीं मानता, पर वो मानती है, इसलिए हम तलाक ले रहे हैं। ये देखो कागज। रूही पेपर देखती है। तुम सच बोल रहे हो? मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ? कहीं तुम फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना?
मुझे सच सच बताओ। नहीं ये सच है, तुम चाहो तो कल घर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तलाक दूंगा, फिर तो यकीन करोगी। देखो मेरी माँ की कसम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं तो मैं भी नहीं। कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मैं सोचूंगी कि मुझे आना है या नहीं। तुमने इतना बोला वही काफ़ी है। तभी नीचे से आवाज़ आती है, शायद कोई अंदर घुस गया है, ढूंढो उसे और यहाँ लेकर आओ। शिव तुम जाओ यहाँ से, कहीं वो लोग आ न जाएं। रूही तुम आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जाओ शिव, पापा अंदर आए उससे पहले तुम चले जाओ। शिव खिड़की से वापस चला जाता है। रूही के पापा अंदर आते हैं और कहते हैं, रूही बेटा यहाँ कोई आया था क्या? कहीं शिव तो नहीं आया? नहीं पापा कोई नहीं आया है, मैं तो सो रही थी। रुको मैं देखता हूँ सब जगह। सब जगह देखने के बाद रूही के पापा कहते हैं, तुम सो जाओ, शायद मेरा ही वहम था। रूही को नींद नहीं आ रही थी, वो शिव के बारे में ही सोच रही थी। क्या शिव सच बोल रहा था? सच में वो सच में मुझसे प्यार करता है। मैं कल वहाँ जाकर देखूंगी। सुबह रूही बाजार का बहाना करके अपने घर से निकल जाती है और शिव के घर आ जाती है। तो बोलो क्या बोलना चाहते थे तुम? मुझे पता था तुम आओगी, तुम मेरी बात कभी अनसुना नहीं करती। देखो जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। तभी सोना वहाँ आती है। उसे देखकर रूही गुस्से में आ जाती है। सोना कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मगर यकीन करो मेरा और शिव का नामात्र का रिश्ता है। ये देखो तलाक के कागज़ मैंने साइन कर दिए हैं और शिव भी तुम्हारी आंखों के सामने अभी करेगा, फिर सब खत्म और शिव सिर्फ तुम्हारा होगा। शिव भी तलाक के पेपर पर साइन कर देता है। अब तो यकीन हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी है, तुम सिर्फ मेरी हो। अब बहुत देर हो गई है शिव, मेरी शादी कल ही, और पापा भी तुमसे बहुत नफरत करते हैं। वो कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम मुझे भूल जाओ। नहीं तुम मेरी हो, तुम्हें मैं अपना बना कर रहूँगा। मैं कल बारात लेकर आऊँगा, मेरा इंतजार करना। रूही का पीछा करते रूही के पापा कुछ गुंडों को लेकर शिव के घर आ जाते हैं। मुझे पता था ये तुम्हें अपनी बातों में फिर से फंसा ही लेगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी विक्की से ही होगी। अब चलो यहाँ से। मगर पापा मैं तो शिव से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, इससे जिसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली, एक पल में तुम्हें भूल गया, उससे तुम शादी करना चाहती हो? हाँ पापा, ये देखिए तलाक के कागज़, अब इनका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ अब हम दोनों अलग हैं। आप प्लीज़ इन दोनों को एक हो जाने दीजिए। कभी नहीं, मेरे जीते जी तो कभी नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ, और तुम मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना, समझे? नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं पापा मुझे नहीं जाना, मुझे शिव के साथ रहना है। चलो नहीं तो अभी के अभी मैं खुद को गोली मार लूँगा। जाओ रूही अपने पापा के साथ, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। आ गए तो जिंदा नहीं बचोगे, समझे? चलो अब यहाँ से। रूही के पापा घर आकर रूही को कमरे में बंद कर रहे थे। तभी रूही की माँ कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी को कैद कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, इसने जो किया है उसके लिए मुझे ये करना होगा। और तुम क्या करती रहती हो? तुम्हारी बेटी क्या करती है? क्या नहीं कुछ पता रहता भी है तुम्हें? पर हुआ क्या है, ये शिव के घर थी और उसी से शादी करेगी ऐसा बोल रही थी। अभी वहाँ से लेकर आया हूँ। अब तुम नज़र रखो इस पर, भागनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो अंजाम। शिव तुम कैसे जाओगे रूही के घर? वहाँ तो पहरा है, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं सब कैसे होगा, मगर मैं जाऊँगा ज़रूर अपनी रूही को लेने के लिए, चाहे जो हो जाए। रूही की माँ रूही के कमरे में आती है और शादी का जोड़ा देते हुए कहती है, पहन लो इसे जल्दी से और नीचे आ जाओ, पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं शिव से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। चुप कर और जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पापा शिव को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझी? आप शिव को कुछ मत कीजिएगा। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, अभी आती हूँ मैं तैयार होकर, जल्दी आ, सब इंतजार कर रहे हैं। रूही शिव की जान बचाने के लिए चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जाती है। रूही के पापा पहरा बढ़ा देते हैं और शिव पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। बारात के आने का समय भी हो जाता है। विक्की बारात लेकर रूही के घर के बाहर खड़ा था। जब सब स्वागत के लिए आते हैं तो देखते हैं बारात दो थी। सब मेहमान चौंक जाते हैं। दो दूल्हे खड़े थे। सब रिश्तेदार बात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? रूही के पापा अपने आदमी को कहते हैं, पता करो असली दूल्हा कौन सा है। सब चेक करते हैं तो शिव होता है एक सहरे के पीछे। रूही के पापा कहते हैं, इसे पकड़ कर ले आओ अंदर, आप मुझे नहीं रोक सकते। रूही मेरा प्यार है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्की का स्वागत करने के बाद अंदर ले आते हैं और मंडप में बैठा देते हैं।
और मंत्र उच्चारण शुरू हो जाते हैं। रूही की आंखों में से आंसू बह रहे थे पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। विक्की रूही को कहता है, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रूही खड़ी हो जाती है और शादी से इनकार कर देती है। रूही के पापा कहते हैं, तमाशा मत कर रूही, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं है, आपसे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। आप मेरी खुशी मुझसे छीन रहे हैं, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। और मंडप से जाने लगती है। रुको रूही, जरा इसे तो देख लो, लेकर आओ उसे। कुछ लोग शिव को लेकर आते हैं। उसकी हालत खराब थी, उसको इतना मारा कि शिव के शरीर पर बहुत सारी चोटें आ गई थी। शिव को ऐसी हालत में देखकर रूही भाग कर उसके पास आती है और उससे लिपट जाती है। शिव, तुम ठीक तो हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें आंखें खोलो शिव। तभी रूही के पापा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं और कहते हैं, अभी जिंदा है, अगर आगे भी जिंदा रहे तो चुपचाप शादी कर लो, ठीक है, पर इसे कुछ मत करो। नहीं रूही, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और एक के बाद हर रस्म पूरी होती जा रही थी। मौली शिव को बचाने और शादी को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है और पुलिस को लेकर रूही के घर आती है और कहती है, रुक जाओ, रोक दो ये शादी। और इंस्पेक्टर देखे इन लोगों ने शिव के साथ क्या किया है और ये रूही की शादी भी जबरदस्ती कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, रुक जाओ सबके सब, और हवलदार को कहता है, सबको गिरफ्तार कर लो और शिव को यहाँ लेकर आओ और लड़की को भी। दोनों आ जाते हैं। इंस्पेक्टर दोनों को पूछते हैं, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही है? नहीं सर, ये ज़बरदस्ती हो रही थी, बंदूक की नोक पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रूही के पापा ये शादी होने नहीं देना चाहते। ठीक है, सबको गिरफ्तार करो। अच्छा, अब हम चलते हैं। मौली जी, शुक्रिया। शुक्रिया इंस्पेक्टर। चलो अब तुम दोनों मंडप में चलो। दोनों मंडप में आ जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। रूही और शिव बहुत खुश थे। शिव रूही को अपनी बाहों में उठा लेता है और खूब झूमता है। फिर दोनों मौली को कहते हैं, आज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, धन्यवाद तुम्हारा। ये तो कुछ भी नहीं जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया, उसके आगे तो। और शिव, जो तुमने किया उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। चुप करो, कोई एहसान नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्तों में ये सब होता है। चलो घर चलते हैं। चलो मौली। नहीं, अब मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ, क्योंकि जो भावनाएं शिव के लिए मेरी हैं वो बदल नहीं सकती। इससे अच्छा हम दूर रहें, खुश रहें। तुम दोनों खुश रहना। अच्छा, मैं चलती हूँ। मौली चली जाती है, मगर शिव के दिल में अपनी खास जगह बनाने के बाद रूही और शिव भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। साथ ही उनकी खुशी अब दोगुनी है, क्योंकि उनका एक बच्चा भी है अब, जिसको वो बहुत प्यार से दोनों मिलकर पास पोस रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी